नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हैं अवनीश जी और बाबा रामदास जी आ नहीं पाए हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनसे जो हमें काउंटर क्वेश्चंस करने थे वो हम नहीं कर पाएँगे। तो अब अवनीश जी से ही पूछ लेंगे थोड़ा बहुत। तो अब अवनीश जी ये बताइए, आरंभ करने से पूर्व सभी दर्शकों से अनुरोध है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें। ये बताइए कि जो लोग बहुत ज़ोर-शोर से कह रहे थे कि ममता ही जीतेगी, थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं क्या? सर देखिए, वो डिफेंसिव हुए हैं या उन्हें होना पड़ा है ये तो बात की बात है। लेकिन वाकई सैल्यूट करना बनता है इस बार बंगाल की जनता को, बंगाल के मतदाता को। 15 सीटों पर इस समय रिपोलिंग चल रही है। भाई रिपोलिंग तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ही होती है, जहां हम सबने देखा कि कहां पर, हालांकि इससे ज्यादा शुभेंदु अधिकारी खुद इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि इससे ज्यादा पोलिंग बूथों पर रिपोलिंग होनी चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, संतोष है, हम भरोसा रखते हैं इलेक्शन कमीशन। उन 15 पोलिंग बूथों पे अ अ अ, जहां अभी आज फ अभी फालता बाकी है, फालता तो पूरा काउंटर मांड फालता हुआ। पे अब अभी कोई निर्णय ही बाकी है। नहीं फालता तो पे अभी निर्णय निर्णय अब बाकी है। और कोई निर्णय हो ही नहीं सकता क्योंकि अब रीपोल का टाइम नहीं है। तो एक ही हाँ, निर्णय हो सकता है और वो है काउंटर मांडिंग। हाँ, कि उसको रद्द किया जाए और दोबारा वहां पर चुनाव हो पूरी की पूरी विधानसभा में। तो इसलिए फालता को अभी अलग रखा है। लेकिन मैं संकेत खोजने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो 15 बूथों पर अभी रिपोलिंग चल रही है, सामान्यतः ये होता है कि हमने देखा, चलिए फर्स्ट फेज में जो पोल हुए उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सेकेंड फेज में वो परसेंटेज और बढ़ा, अंततः 93% पोलिंग। लेकिन सामान्यतः अगर किसी समस्या वाले जगह जहां रिपोलिंग की स्थिति हो, जो कि इलेक्शन कमीशन के मानक है, उन सारे मानकों को पूरा करने के बाद रिपोल हो रहा हो और वहां भी जनता 90% से ऊपर मतदान करने पर उतारू है। अभी तक जब हम लोग आप लोग बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये संख्या रात होते होते जब कंप्लीट होगा मतदान, तो इन 15 बूथों पर भी 90% प्लस जाने वाली है। ये वो संकेत है कि जनता नहीं रुकने वाली। जनता का मत बिल्कुल पहले दिन से बना हुआ था। आपने हंगामा करने का प्रयास किया, आपने टेप चिपकाने का प्रयास किया, आपने मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन मतदाता इस बात से प्रभावित नहीं है। उसका डर रफू चक्कर हो चुका है। अन्यथा रीपोलिंग की कोई भी ऐसी घटना होती है, सामान्यतः वहां पोलिंग परसेंटेज कम हो जाता है, शांति से शांति वाली जगह पर। या तो बाई इलेक्शन में भी कम होता है, लेकिन रिपोलिंग में भी कम हो जाता है। ये वो संकेत दिखाता है सर कि स्वनाम धन्य विश्लेषक जो राजनीतिक हैं उनके मत बदलें, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जनता का मत नहीं बदला। उसने बदलाव के लिए पहले फेज में वोट किया, वही कंटिन्यूटी सेकंड फेज में उसने जारी रखी और आपने रिपोलिंग तक आप पहुंच गए, तो वो वहां भी उसी गति से मतदान कर रहा है। इससे एक चीज का और संकेत निकाला जा सकता है कि हम या हम जैसे थोड़ा बहुत समझ रखने वाले लोग या प्रचंड विद्वान लोग, बंगाल का मतदाता कौन सा निर्णय लेके बैठा हुआ है पहले से ही, इवन हम लेट हुए उसको भांपने में। हमें भांपने में ये बहुत समय लगा कि वाकई वो बोल नहीं रहा है, वो अंदर से मन बना चुका है। इस तरह की झिझकती झिझकती राय रखते हुए जब बंगाल आदमी गया, वहां के और दूसरे साथियों से बात हुई, तब जाके ये लगा कि नहीं, हमें भी देर हुई, हम भी झिझक झिझक के ये बोले। लेकिन मतदाता निश्चित तौर पर ये बहुत पहले से निर्णय लेके रखे हुए था। बाकी सारा तिलस्म था, वो तिलस्म पहले फेज में टूटा, दूसरे और आज जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उसमें चल रहा है। तो सर राजनीतिक विश्लेषकों की कुछ मजबूरियां होती है। मुझे प्रधानमंत्री जी की एक बात याद आती है जो 2014 में कहते थे, हे पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदलो। हालांकि हम दोनों लोगों ने चश्मा पहना हुआ है, तो हम तो नंबर के हिसाब से ही बदलेंगे सर। लेकिन प्रधानमंत्री का आशय कुछ और था। सेट पैटर्न राजनीति को देखने का 2014 को, इसीलिए मैं कल्चरल क्रांति कई बार कहता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि भाई बंगाल का एक चुनाव है। यार ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। असम का चुनाव अब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव जैसा नहीं रह गया। बंगाल का चुनाव भी अब किसी राज्य के चुनाव जैसा नहीं रह गया।
नहीं लेने की आवश्यकता है। असामान्य स्थितियां हैं। जिस तरीके से आप बांग्लादेश की संसद से चिंताएं देख रहे हैं कि अगर वेस्ट बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, तृणमूल नाम की एक पार्टी, ये बांग्लादेश में एक सांसद बैठ के कह रहा है संसद के अंदर, क्या मतलब है इसका? अब उसके बाद अगर हम बांग्लादेश कनेक्शन निकालें, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का, और इसके बाद भी अगर हमें हिचक हो कि नहीं इसमें फॉरेन के एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, पहले तो वो माना उसने कि जिस दिन सत्ता बदल जाएगी वो कांगलू को उठा के फेंक देंगे। अब कांगलू इसका मतलब है, और ममता बनर्जी उन कांगलुओं की सबसे प्रिय पात्र हैं। ये बांग्लादेश के संसद का एक सांसद इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो अब इसमें कोई आरोप कि ममता बनर्जी बंगाल को कश्मीर बनाने पर आमादा हैं, लगभग वो अपने हिस्से का काम कर चुकी हैं, ये तो भला हो सर, बंगाल की जनता ने रोक लिया है। और इसके बड़े दूसरे महत्व हैं। मैं आप इसको जियोपॉलिटिकल एंगल से आप देखिए तो हारमूज के बाद जो कुछ भी व्यवधान पैदा हुआ है, ये जो हमारा वे ऑफ बंगाल है, वे ऑफ बंगाल में यूएस इंटरेस्ट भी है, वहां पर चाइनीज इंटरेस्ट भी है। ये सिर्फ अब घुसपैठियों का मामला नहीं रह गया है। ये क्या अचानक संयोग है कि एक तरफ वेस्ट बंगाल अपने आप को बचाने जा रहा है, दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध करने राहुल गांधी जमीन पर उतर जाते हैं। और ये इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए सर कि वे अब बंगाल में अगर भारतीय नौसेना को अपना दबदबा बना के रखना है तो निश्चित तौर पर वो पूरा क्षेत्र उस पर उसको अच्छे तरह से प्रभाव रखना होगा, और यह काम बिना वेस्ट बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार आए नहीं संभव हो सकता है। जहां की फेंसिंग नहीं संभव हो पा रही है, ठीक है, लोग इस बात का मजाक उड़ा सकते हैं कि मोदी जी फिर क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी भी फिर क्या कर रहे हैं। भाई ये तो इस वक्त अगर आप सत्य हिंदी देखें या इस तरह की चैनल्स देखें तो वहाँ आर्ग्यूमेंट ही ये दिया जाता है कि भाई आप जो है वो घुसपैठियों के लिए ममता को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, उसके लिए तो केंद्र सरकार जो है वो जिम्मेदार है। और यदि स्टेट कोऑपरेट नहीं कर रही थी तो आपके पास संवैधानिक उपाय थे, वो आपने क्यों नहीं किए? और वही संवैधानिक उपाय लेके अगर डिसमिस कर दिए होते तो यही सारे लोग जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर का नारा लगाते हुए जो है वो नंगा नाच कर रहे होते सड़कों पे। सर ये तो राजनीतिक लोगों का बड़ा सस्ता हथियार है। अरविंद केजरीवाल तो डालना, जेल में डालना, और डाल दिया तो फिर चिल्लाने लगे, या चले गए डाल नहीं दिया। हाँ, मतलब ये तो फिर एक्सेप्ट करना होगा कि वो पॉलिटिकली उसको वेंडेट किया गया था, नहीं। लेकिन जब जेल चले जाएंगे तब परेशानी होगी। सबूत है तो हमारे खिलाफ एफआईआर कराइए, एफआईआर हो गया तो नाच नाच के भागेंगे। ये पवन खेड़ा, वो पेड़ा साहब अभी करके गए। मैं इसीलिए कहता हूं सर कि वेस्ट बंगाल और असम के कम से कम, असम, हेमंता विश्व शर्मा सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मैं चौंका था जब उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ 44% बांग्लादेश मूल के लोग हैं। फिर अगले सेंटेंस में उन्होंने क्लियर किया कि बांग्लादेशी का मतलब मेरा यह था कि बांग्लादेश ओरिजिन के लोग। समस्या वो स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम निरंतर इसमें काम कर रहे हैं। हालांकि इस बार तो उन्होंने बड़ा और भी सख्त मामला बोला है। बोले हम सेंटर के भरोसे नहीं बैठेंगे, हमको गृह मंत्रालय से रूट होकर नहीं जाना है। जिस समय बांग्लादेशी सिपाही सैनिक सो रहे होंगे, हम गला पकड़ के, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है फपेला पकड़ के उस तरफ जो है फेंक आएंगे। तो ये चीजें अगर होनी है तो वेस्ट बंगाल की जनता ने इसको इनिशिएट किया है। अब यहाँ यह बात महत्वपूर्ण रही नहीं जाती है कि किसने अपना मत बदल दिया, किस चैनल ने क्या बोलना शुरू कर दिया, कौन से विश्लेषक ने क्या कहना शुरू कर दिया। हो सकता है कि जनता के रुख के बाद उनके भी अपने फीडबैक है, हम किसी की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन यह तो साफ हो जाता है कि वह लोग, अच्छा एक चीज लोग कहते हैं, मैं सर इसका इससे मैं साफ गोई से कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं साहब चुनावी आकलन जो है वो किसके गलत होते हैं, और अब तक किसके गलत हुए और किसके सही हुए। तो सर ये बात तो सही है ना कि 2014 से लेके अब तक राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स या विश्लेषक या चैनल, ज्यादातर पॉलिटिकल आकलन उन्हीं के सही हुए हैं, क्योंकि हर बार बीजेपी को हराता है राहुल का इकोसिस्टम और हार जाते हैं राहुल। तो अब तक गलत तो वही रहे हैं सर, शतक लगवा रहे हैं राहुल गांधी के हराने का।
तो इस मामले में तो राष्ट्रवादी धड़ा बड़ा प्रोडक्टिव है सर अभी तक, निश्चित तौर पर। एकाध इक्का दुक्का चुनाव, पिछला बिहार चुनाव गच्चा हो गया था, हम लोग उसे नहीं समझ पाए थे। बंगाल का 2021 का लोग कहेंगे तो ये साफ था, हम लोगों ने पहले दिन से ये कहा, किसी भी राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म को अगर दर्शक देखें तो सब जगह ये कहा गया कि नहीं, 21 के चुनाव में स्ट्रेटेजिकल गलतियां थी, दीदी ओ दीदी प्रधानमंत्री ने अब कुछ एक ज्यादा कर दिया। और भी था जो 21 के जो है, जो मैं सभी से पूछ रहा हूँ, तो खाली जो है जो कुछ बांग्ला चैनल वाले जो लोग हैं वो एक्यूरेट इसका डिस्क्रिप्शन बता पाते हैं। और उनसे सबसे बात करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि भाई जो ये साइंटिफिक रिगिंग इनकी हुई थी, साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक जैसा भी इसको मान लें, जो रिगिंग की थी तृणमूल ने, उसका इम्पैक्ट कोई भी असेस नहीं कर सकता था, हम भी नहीं कर सकते थे। तो अब आप बात किसी से कीजिए, उसको वोट ही नहीं डालने दिया जाए तो उसकी बात का फिर हमने तो उसको अकाउंट फॉर कर लिया, लेकिन वो वोट ही नहीं डाल पाया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो वो जो बिल्कुल। फैक्टर और था उसका कोविड उसका हमें कोविड ने अनुमान भी, नहीं था। कोविड भी था। बिल्कुल कोविड था सर, और कोविड के चलते तमाम रिस्ट्रिक्शंस थे, इस तरह की फ्रीली मूवमेंट्स नहीं थे। और आप देखें तो प्रधानमंत्री भी तमाम चीजों के बाद जब रैलियां वगैरह करने लगे थे 21 में, तो फिर अचानक उनको भी अपनी बहुत सारी रैलियां कैंसिल करनी पड़ी थी। कई रैलियां प्रधानमंत्री ने कैंसिल की और तमाम चीजें थी। तो वो तो मतलब कहते हैं ना, वही आपदा में अवसर प्रधानमंत्री वाली वो लाइन जो है वो लागू हो गई थी। लेकिन इस बार मैं फिर एक बार कहूंगा सर कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में थोड़ा सा जनता से पीछे पीछे भाग रही थी, जनता उससे आगे आगे भाग रही थी। अब हार का नतीजा किसको पता है, कौन हार रहा है? वो ममता बनर्जी हो या उनके तमाम नेता हो, उनके आपको रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक देशज में कहावत है सर कि अधजल गगरी छलकत जाए, और दूसरा ये है कि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा थोड़ा सा फल आने पर झुक जाता है, गंभीर हो जाता है, विनयशील हो जाता है। आज सुबह बीजेपी की तरफ से दो लोगों के स्टेटमेंट्स आए। पहले वो कैलाश विजयवर्गीय ने करीब 11 बजे के आसपास या 10:30 11 बजे के आसपास कहा कि भाई ठीक है, अभी तक जितना भी हुआ सब ठीक है, इलेक्शन बीत गया, अब हमको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, शांति बनाए रहनी चाहिए। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने भी इसी तरह कहा कि जो तीखा बहस हम लोगों के बीच में चुनाव के दौरान हुआ वो सब पुरानी बात है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात शुभेंदु अधिकारी ने कही उसी बाइट में। उन्होंने कहा ममता बनर्जी को 1000, 1200, 1500 सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मेरी भी सुरक्षा है, मेरे पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन आम जनता के पास ये सुविधाएं नहीं है। इसलिए पोस्ट पोल हिंसा जो 21 में हुई थी उस तरह की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी रिजल्ट आए वो हमें स्वीकार करना चाहिए। अब इसको तृणमूल के लोग इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, जब से बोला है उन्होंने कि साहब देखिए शुभेंदु ने और विजयवर्गीय ने हार मान ली। लेकिन निश्चित तौर पर ये संदेश म- इस तरह से इसमें लिया जा सकता मजे है। की बात यह है कि ये बात तो वो तब कह रहे हैं जब चुनाव पूरे हो चुके। पूरे हो चुके। तो चुनाव पूरे होने के बाद में वो हार माने या जीत मनाए, उसका काउंटिंग मतलब के ऊपर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो ये एक सर तो ये बड़ी विचित्र सी बताइए, बात ये लोग कर रहे सर विचित्रता की यह बढ़ा हुआ मतदान एसआईआर के प्रति गुस्सा है। अरे भाई साहब, हैं। जो एसआईआर में नाम कट गए, जो वाकई गुस्सा है वो तो मत डाल ही नहीं पाए, तो फिर उनके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी लेके किसी और ने गुस्सा डाला है। मतलब ये भी और कुतर्क की हद है, इसका कोई मतलब नहीं, है सर? एक एक इसका एक कॉरोलरी इसके साथ में जो है वो भी ये कहा गया कि साहब बहुत सारे लोगों को जो है वो मजबूरी में जहाँ आना पड़ा वोट डालने के लिए, क्योंकि उनको एसआईआर का डर था तो इसलिए वो नाराज हैं। तो भाई जिन लोगों को आना पड़ा वोट तो उनके पड़ते ही थे। तो आपको ध्यान होगा एक वीडियो आया था अर्नब बनर्जी का, और अर्नब बनर्जी कह रहे थे क्या बताएं, पहले तो दादा लोग डाल दिया करते थे, इस बार हमको आना पड़ा। तो जो लोग आए हैं तो वो उनमें से कुछ तो जो है वोट उनके चेंज होंगे ना। सर पहले सारे दादा लोग डाला करते थे। सर जो लोग भी आए हैं वो अपनी अभिव्यक्ति भी तो दे रहे हैं वीडियो बना बना के।
और निश्चित तौर पर अगर वो अपना नाम बचाने के लिए आए हैं, हमारे क्रोध में, गुस्से में भर के आए हैं, तो गुस्से वाला सर समर्थन वाले से ज़्यादा बेकरार होता है अभिव्यक्ति देने में। वो पहले वीडियो बना के डालता कि भाजपा वालों, और वो बंगाली में बोलता, लेकिन यही बोलता। हर दूसरा आदमी ये बना के वीडियो डालता कि हम तुम्हारी ऐसी-तैसी कर देंगे, हम बहुत गुस्से में हैं, हम वहाँ पंजाब से चला आ रहा है, सिर्फ़ तुमको सबक सिखाने के लिए मोदी, शुभेंदु अधिकारी, इस तरह का कहता। लेकिन जो भी अभिव्यक्तियाँ आई हैं बाहर से आने वाले जो प्रवासी बंगाली भाई हैं, उनका तो यही आया है कि हम जा रहे हैं, अपना वोट डालेंगे, परिवर्तन के लिए वोट डालेंगे। यहाँ तक आया है कि आप यूपी बिहार कहते हो, अरे यूपी बिहार जैसा बनने का प्रयास करो, ये कहते हुए प्रवासियों का आया है। तो आखिर वो अभिव्यक्तियाँ कहाँ गायब हैं? मैं तो कहता हूँ कम से कम टीएमसी के हैंडल से ही वो अभिव्यक्तियाँ आनी चाहिए थी, अगर सोशल मीडिया में फेसबुक या ट्विटर हम लोगों तक वो कंटेंट नहीं पहुँचा रहा है तो। तो ये सारी चीज़ें बहाना है सर। और आज तो ममता बनर्जी दूसरे खेल में भी हार गईं। मैंने कल से ही ये चिंता, परसों से ये चिंता करनी शुरू की थी कि अब मतदान तो हो गया, स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा, उस पर बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन काउंटिंग वाला जो खेल ममता बनर्जी और तृणमूल किया करती। कपिल सिब्बल आज क्या कर रहे थे? कलकत्ता हाईकोर्ट में हारने के बाद, बुरी तरह लताड़े जाने के बावजूद भी ममता बनर्जी जाती हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी वहां क्यों हैं, पीएसयू के कर्मचारी वहां क्यों लगेंगे, राज्य सरकार के क्यों नहीं लगेंगे? जस्टिस बागची ने कहा कि भाई ये इलेक्शन कमीशन का जुडिक्शन है और कर्मचारी कर्मचारी होता है। संवैधानिक रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राज्य सरकार का कर्मचारी अलग कर्मचारी के रूप में जाना जाएगा, केंद्र सरकार का कर्मचारी अलग कर्मचारी के रूप में जाना जाएगा। सुपरवाइजर के साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर और मतगणना कर्मचारी, इनमें से इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है। एक अजय पाल शर्मा वहीं आपके ल्यारी में बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। बगल की सीट पर रिपोलिंग हो रही है। जहांगीर कहाँ है सर? इलेक्शन कमीशन ने उसकी भी व्यवस्था कर रखी। आज जस्टिस बागची ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? तो कपिल सिब्बल ने एक बड़ा मजेदार तर्क दिया। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, इनसे हमें आशंका है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर सकते हैं। इसका अर्थ है ये मान रहे हैं, वही कपिल सिब्बल, कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो टीएमसी को हेल्प कर रहे हैं या करते आए हैं, इसलिए हमको वहां पर सेंट्रल नहीं चाहिए। तो वहां से भी याचिका खारिज हुई। ममता बनर्जी सर आज भी आप देखिए, बंगाल में बंगाल की जनता के बीच इन्होंने चुनाव बहुत कम लड़ा है। ये पहले एसआईआर में इलेक्शन कमीशन से लड़ती रही, फिर सुप्रीम कोर्ट से लड़ती रही, वो सिलसिला इस समय भी चल रहा है। परसों काउंटिंग होनी है और अभी भी इनका प्रयास है कि जो हमारा दूसरा गेम था, हम कम से कम वहां तो बाजी मार ले जाएं। लेकिन लेकिन अब तो अब अगला तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं कर पाएंगे सर, तो अब अब तो यही सुप्रीम होगा। कोर्ट का ये अंतिम निर्णय हो गया, परसों तो काउंटिंग है, उसके पहले और कोई याचिका तो अब लग नहीं पाएगी। कोई संभव ही नहीं है सर, कोई संभव ही। अब कोई रास्ता नहीं बचा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें कि बंगाल के चुनाव को किस तरीके से ये लोग वोट चोरी शब्द इजाद किए घूमते हैं, राहुल गांधी और तमाम लोग। जहां वोटों की डकैती हो रही, और वो भी डकैती नहीं, मतलब बिल्कुल वोटों का आप अपहरण कर कह लीजिए, डकैती कर लीजिए, ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी और आज वो रुका है। तो आप केवल क्रोनोलॉजीज अगर देखिए, ममता बनर्जी किसी भी हाल में अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती हैं। जैसे ही राहुल गांधी को ये पता लगा कि यार यहाँ वाकई सत्ता जा रही है, हालांकि राहुल भी यार, सर मैं उनको जब कोई पप्पू कहता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं कहता हूँ इस आदमी को पप्पू मत कहिए। एक बार मोदी जी ने संसद में कहा था बालक बुद्धि, मैंने कहा साहब ये बालक बुद्धि नहीं है। लोगों ने मजाक किया बैल बुद्धि, अरे हमने कहा वो भी नहीं है, बड़ा शातिर आदमी। हम लोग इसको सस्ते में जो है, मेरे पिताजी राहुल गांधी इनको लालू प्रसाद यादव को कहते थे। पिताजी कहते थे कि ये जो आदमी, एक जोकर की छवि और एक खिलंदड़ और एक गंवई छवि आप देखते हो। आपकी आवाज चली गई। हेलो हेलो।
जी, तो आप देखें तो एक दौर ये था कि लालू प्रसाद यादव की एक खास गेटअप, उनके बोलने की एक गंवई शैली और बाल-वाल इस तरह की, वो जानते थे कि उनकी वही बातें बिहार के मतदाताओं के बीच में बिकती हैं। ठीक यही स्थिति राहुल गांधी की है। राहुल गांधी भी वो जानते हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं या जो भाजपा के या नरेंद्र मोदी से नफ़रत करने वाली जो एक पूरी नंबर्स हैं, उनको ये पसंद है। और यही कारण है कि अब क्षेत्रीय जगहों की राजनीति में भी प्रधानमंत्री के लिए उच्चतम स्तर की नफ़रत भरी भाषाएँ आप अब देखिए, ममता बनर्जी से लेके कौन छोड़ रहा है, कल्याण घोष से किसने क्या नहीं कहा, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे तमाम लोग। सवाल ये है सर कि बंगाल में ममता बनर्जी आखिर किसी की सत्ता हटा के ही तो आई थी। आज अगर उनकी सत्ता वही बंगाल की जनता हटा रही है, तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? और जबकि मैं तो बार-बार कहता हूँ कि बंगाल की जनता किसी को लाने के लिए थोड़ी ना मत देती है, वो तो किसी को हटाने के लिए मत देती है। तो अच्छा, महत्वपूर्ण इसी ये पे नहीं आपने है। मैं इसमें आपको हाँ, थोड़ा-सा रोकूँगा और आपसे ये पूछूँगा कि आपने एग्ज़िट पोल्स देख लिए, इतने इतने सारे एग्ज़िट पोल्स देख लिए आपने और आपने कुछ बंगाली मीडिया के भी एग्ज़िट पोल्स देख लिए। तो इनमें से आपको यथार्थ के सबसे निकट कौन लगता है? सर अगर आप निजी रूप से मुझसे पूछिएगा तो मैं एग्ज़िट पोलों पर बहुत ज़्यादा वो विश्वास कर नहीं पाता हूँ। लेकिन अब कहिएगा कि सबसे अच्छा कौन-सा लगेगा तो मुझे याद भी नहीं है कि किसके कितने एग्ज़िट पोल किसको कितना नंबर दे रहे हैं क्योंकि मैं नहीं फ़ॉलो करता इनको निजी रूप से। हो सकता है कि मेरी ये कमी हो। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कौन सबसे यथार्थ से अच्छा लगता है, तो बिना देखे मैं ये कहूँगा जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नंबर्स दे रहा है वही सबसे ठीक है, अगर आप एग्ज़िट पोल कहेंगे तो। लेकिन मैं सबसे ईमानदारी ज़्यादा से तो कह रहा कि सबसे ज़्यादा तो वो दे रहा है आपका टुडेज़ चाणक्य। हाँ, तो लेकिन ईमानदारी से कहेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा इनको नाप-तोल नहीं। उससे ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि उस राज्य के पैटर्न को अगर यही राजस्थान का विधानसभा चुनाव होता और नंबर ऑफ सीट्स की बात आती, हिमाचल का होता या एक बारगी किसी और प्रदेश का होता तो मैं कह सकता था कि इतने नंबर आ सकते हैं, उतने नंबर आ सकते हैं। लेकिन बंगाल के बारे में अब भी मेरा दृढ़ विश्वास है कि झाड़ू लगेगा तो एक तरफ़ा लगेगा। अगर भारतीय जनता तो फिर पार्टी चाल आप भाऊ से सहमत हैं कि टीएमसी 100 से नीचे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ और ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी अपेक्षा है या मैंने कोई मशीन लगा लिया वहाँ रॉकेट साइंस का उससे निकाल के आ रहा हूँ। मेरा ये आकलन, मेरी ये उम्मीद, ये अपेक्षा केवल और केवल बंगाल के वोटिंग पैटर्न के आधार पर कि उसने जब भी किसी को सत्ता से हटाया है, तो झाड़ू मार के हटाया है, पूरी तरह हटाया है। कांग्रेस को भी ऐसे हटाया, लेफ्ट को भी ऐसे हटाया, ममता को भी ऐसे हटाएगी। 10, 12, 15, 20 विधायक से अंतर होगा। मोटा भाई का वो स्कूटर पर बैठ के घूमने वाला मीम टहलेगा, ये मौका बंगाल नहीं देगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। ये तो एक सबसे एक तो इस 192 का इनका है। हमारे जो प्रिय बंधु जी हैं, उन्होंने 190 सीटें दी हैं बीजेपी को और 85 दी हैं आपके तृणमूल को और मुझे लगता है 13 अक्सर सीटें इन्होंने उन्होंने 13 सीटें उन्होंने हाँ, कांग्रेस को दी हैं और 2 उन्होंने शायद आईएसएफ को दिए हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपको निकट लगते हैं क्या यथार्थ के? बिल्कुल मुझे निकट लगता है सर। इससे पहले मैंने कहा था कि जो जिस सर्वे ने सबसे ज़्यादा दिया होगा बीजेपी को, वो मुझे निकट लगेगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये निकट लगेगा। और एक चीज़ की और मुझे अपेक्षा है सर, मैं देख रहा हूँ। 4 मई के बाद ममता बनर्जी की सत्ता बंगाल से जाती है। मैं देखिए अगर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं जानूँगा कि 4 तारीख को ऐसा नहीं है कि मैं अवकाश लेके भाग जाऊँगा और 4-5 दिन तक टीवी चैनल पर नज़र नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल सामने होऊँगा। लेकिन मैं अगर नहीं लगाऊँगा क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि ममता बनर्जी की सत्ता जा रही है। बहुत अच्छे तरह से जा रही है, ये भी भरोसा है।
लेकिन इस सत्ता जाने के बाद मैं तृणमूल की संसदीय राजनीति में तूफान देख रहा हूं। संसद में अपने सांसद अब बचाने पड़ेंगे ममता बनर्जी। ये निकट भविष्य में होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। हृदय परिवर्तन होगा कि क्या होगा, सर्जरी होगी कि नेचुरोपैथी होगी, ये नेताजी लोग जाने। लेकिन ममता बनर्जी के हाथ से वेस्ट बंगाल की सत्ता जाने के बाद अगला जो बिखराव होगा वह ठीक अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की शैली में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच में होना है। निश्चित है ये। जी। तो अब कोलकाता आप गए थे, कोलकाता की स्थितियां आपने देखी है, निकट से देखी है। अब जो विचार आ रहा है कोलकाता से, तो कोलकाता में ये कहा जा रहा है कि भाई 11 में से 7-8 सीटें तक भाजपा जीत सकती है। 8 सीटों के बारे में कई लोगों ने 7 दिए, प्रिय बंधु जी ने 8 दिए। और जो सीटें उन्होंने जीतते हुए दिखाया है टीएमसी को, उसके भी जो कैंडिडेट है टीएमसी के, वो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं जैसे लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे कुणाल घोष बेलेघाटा वाले, वो भी जो है वो बगैर मतलब की उछल कूद कर रहे थे परसों, आपने देखा होगा। टॉलीगंज के जो हैं, वो टॉलीगंज वैसे साउथ 24 परगना में आती है, जादवपुर लोकसभा सीट का पार्ट है, जो कि बिल्कुल पक्की टीएमसी की सीट मानी जाती है। वहाँ के जो कैंडिडेट हैं और वो विश्वास, वो 5-5 हजार रुपए हर घर में दे रहे थे गिफ्ट के रूप में। तो ये सब क्या दिखलाता है सर? ये क्योंकि मैं ये लगातार कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये लगातार कह रहा हूँ कि पहले जब हम लोग कर रहे थे फेज 1 का विश्लेषण, तो भी हम कोलकाता में ही मान रहे थे कि भाई 3-4 सीट आ जाए तो बहुत है। लेकिन बाद में मैंने ये कहना आरंभ किया कि भैया अगर जीतना है ना आपको, तो कोलकाता को जीतना पड़ेगा। बिना कोलकाता को जीते आप बंगाल नहीं जीत सकते, क्योंकि कोलकाता में जो नैरेटिव बनता है या जो वहाँ से विचार प्रस्फुटित होता है, वो पूरा जो वो फेज 2 का इलाका है उसमें प्रतिध्वनित होता है। और पिछली बार जो है वो बीजेपी इसी इलाके में बुरी तरह से मात खा गई थी, जहाँ उसको केवल 142 में से केवल 18 सीटें मिली थी। और इस बार प्रोजेक्शन जो है वो मेजॉरिटी तक जा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक ये मतलब फेज 2 में मेजॉरिटी आ रही है, फेज हाँ। 2 में मेजॉरिटी आ रही है, ये बात हो रही है। नहीं तो सर, ये तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लगातार कहा था कि अर्बन बंगाल इस बार चौंकाएगा, इंक्लूडिंग कैलकाटा। अच्छा, उसमें बीजेपी का कितना रोल है? मैं फिर एक बार कहूंगा, बीजेपी थोड़ी सी पीछे रही है मतदाताओं के। और ये जो तृणमूल के गढ़ के जो नेता इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उसका कारण ये है सर कि अगर ये 1-2 सीट जो बिल्कुल इनके मुफीद है, ये अगर निकाल भी ले जाएं, तो इन्हें ये पता है कि मैं तो निकाल लूंगा सीट। मान लो मेरी सीट निकल सकती है, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट निकल सकती है, लेकिन सत्ता हमारे पार्टी की नहीं रहेगी। और सत्ता अगर नहीं रहेगी तो तृणमूल के विधायक जी अकेले घूमे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? और एक चीज की और इन लोगों को सबसे बड़ा, कि हमने जो कांड किए हैं, उन कांड का क्या होगा? और ऐसा नहीं है, शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि ठीक है भाई, सब लोग अपना ठीक से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह उल्टा टांग देंगे और सुबह टांगेंगे और शाम तक निपटा देंगे, योगी मॉडल लागू करेंगे, हेमंता मॉडल लागू करेंगे, ये भूल जाएंगे। और सर, एक और शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्यों कहा कि शांति बनाए रखिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? सर, बंगाल में गया, कलकत्ता में गया, वापस लौटा, एक चीज तो आपको पुंडिर साहब भी बताएंगे, हर आदमी भरा बैठा है सर, कि सत्ता बदले तो इन सबों को हम बताएंगे। पर्सनली लोगों ने टारगेट तय करके रखे हैं। ये मतलब थोड़ा अजीब है वो होगा कहना, लेकिन हम ईमानदारी से जो फीडबैक बता रहे हैं, कुछ जानने वाले लोग, कि फलाने को बताया जाएगा, टैक्सी चालक की, इन लोगों को तो सबक सिखाना है। तो मुझे लगता है कि शुभेंदु
अधिकारी उस भावना को एड्रेस कर रहे थे कि नहीं भाई देखो सत्ता आ जाए तो कम से कम हमारे ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगने देना जो 2021 में टीएमसी के लोगों ने किया था। तो ये निश्चित है। और आपने जो कहा ना कि कलकत्ता, सर देखें, जनता पहले तैयार हुई है। बीजेपी ने काम किया है, अपने आप को वहां पहुंचाया है, लेकिन इसलिए ये चाहे भद्रलोक है जो मिडिल क्लास है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, आप सर अपने वीडियोस के नीचे देखिए, मैं तो लगातार सारे प्लेटफॉर्म्स को देखता रहता हूं, अपना भी देखता हूं, आप नीचे देखें सर, कभी बंगाल से सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं की बातें कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आती। आज लोग नीचे पूछ रहे हैं, बंगाल से हूं, 7th पे कमीशन कब मिलेगा, हमें तनख्वाह ठीक कब मिलेगी। ये सारी चीजें, ये सारी समस्याएं अब लोगों को भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है। ममता बनर्जी को उन्होंने 15 साल देख लिया। बंगाल अब शेष भारत के साथ चलना चाहता है। डबल इंजन सरकार की जो तमाम लग्जरीज हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में हो, चाहे सेंटर की योजनाओं के मामले में हो, उसको एंजॉय करना चाहता है। ये बंगाल ने फैसला किया है। इसलिए इसमें लोग मुझसे नाराज हो गए। मैं थोड़ी सी घुमा के बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीत नहीं रही है, ममता बनर्जी बंगाल हार रही है। अब उसके नतीजे में किसी को तो आना है, तो वो भाजपा आ रही है, आप इतना समझे। और ये डिसाइड किया है बंगाल की जनता ने। तो मैं निश्चित तौर पर ये तमाम जितने भी आकलन हैं, मैं इन सारे आकलनों में अंक गणित की बात न करके अभी भी भावगणित की बात करूंगा। जिस तरीके से बंगाल एक तरफा मतदान करता रहा है, जब उसे जिसको हटाना है उसको बुरी गति देकर हटाता है, लाने वाले को इतना प्रचंड बहुमत देता है कि वो उसकी अपेक्षा के अनुरूप काम कर सके, काम करने की उसको शक्ति मिले। बंगाल का मतदाता कम से कम इस मामले में परिपक्व है कि नंबर्स अच्छे चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने 400 पार कहा, गलती से ही थोड़ा अति आत्मविश्वास में कह दिया, तो उसको सीधे 240 पर लाके पटक दे। तो बंगाल कम से कम ऐसा नहीं करता। बंगाल जब जिसको हटाता है और उसके ऑप्शन के रूप में जिसको लाता है, उसको प्रचंड शक्ति देता है। बंगाल इस बार भी वही करेगा। मैं भाव की बात से सहमत हूं। मैं 190 जिन सज्जन ने दिया है, 85 टीएमसी को रखा है, मैं इसी तरह के नंबर से सहमत हूं और यही आएगा रिजल्ट। जी। चलिए अब थोड़ी सी आगे की भी बात कर लेते हैं। यदि भाजपा जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? शुभेंदु अधिकारी अपने आप। और अगर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया तो ये मुझे पर्सनली तो बुरा लगेगा ही लगेगा। यह बंगाल की जनता के अपेक्षा के बिल्कुल खिलाफ होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए भाजपा को। मैं बार-बार कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी को जिस तरीके से केवल भवानीपुर ही नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल के मतदाताओं ने लिया है, वो आपके बिना घोषित किए हुए ही मुख्यमंत्री के चेहरे रहे हैं, अपने आप स्थापित हुए हैं, लोगों को उनसे अपेक्षा है और इसको आगे बढ़ के लीड किया है उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी ने, और भाजपा नेतृत्व ने ये अवसर दिया है। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि यही होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने आगे बढ़ाया है। आप देखिए तो प्रधानमंत्री की लेट एंट्री हुई, अमित शाह जी की लेट एंट्री हुई, केंद्रीय नेताओं की लेट एंट्री हुई। जो नेता वहां थे, यादव जी वहां इंचार्ज बन के थे पिछली बार विजयवर्गीय के स्थान पर, लेकिन वो सारे के सारे लो प्रोफाइल्ड रहे, जमीन पर काम करते रहे। आपको फ्रंट पर आके वोकल होते हुए, नेतृत्व करते हुए वो शुभेंदु अधिकारी दिखे। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि शपथ जब भी होगा शुभेंदु अधिकारी लेंगे। और अगर कुछ एक्सपेरिमेंट किए ये एमपी और बाकी जगहों की तरह, तो हालांकि आप देखिए तो मध्य प्रदेश वगैरह में कोई चुनाव के दौरान ऐसा फेस निकल के आया नहीं था, बंगाल में साफ साफ फेस निकल के आया। तो मुझे तो शुभेंदु अधिकारी। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दिख रहा है कि पब्लिक ने जो है वो शुभेंदु अधिकारी को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसमें पता नहीं चलता, अचानक कोई आ जाए कहीं से पैराशूट लगा के हमारे भजन लाल जी की तरह, तो नहीं, वो अच्छा नहीं होगा सर, ये बंगाल के साथ अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। नहीं, इसमें आप ये देखें कि क्या ममता चुप बैठेगी हारने के बाद? हालांकि पता ही उसकी नहीं सर। कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी
और उसके गुंडे भी जो है बहुत सारे छोड़ के भाग जाएंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्या ममता चुप बैठ जाएगी? जिस तरह की उसकी प्रकृति है, वो तो धरना मास्टर है, उससे बड़ा धरना मास्टर तो कोई है ही नहीं पूरे भारत में। धरना छोड़िए सर, वो कभी ज्योति बसु के कार के बोनट पर कूदी थी, इस बार जो है वो कार की छतों पे कूदने का प्रयास करेगी ममता बनर्जी, बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी, कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं तो यहां तक देख रहा हूं सर कि पिछली बार ममता बनर्जी जीती तो चुनावी परिणाम के बाद हिंसा हुई, इस बार वो हारेंगी और टीएमसी हिंसा करने का प्रयास करेगी और उसी का शमन करने के लिए शुभेंदु अधिकारी इस तरह की बातें कह रहे हैं कि नहीं हो गया हो गया। उनको ये अपेक्षा है कि ये चुप नहीं बैठेंगे और तब चूंकि पावर में वो आ रहे होंगे तो निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में जो भी पार्टी आएगी या जिसकी भी सत्ता आ रही है उसका नेता तो चाहेगा कि पीस एंड हार्मनी बनी रहे। वो क्यों चाहेगा कि बवाल हो हमारे जीतने के बाद? ये तो सिर्फ ममता ही चाह सकती है कि 21 में वो जीत गई उसके बाद भी इतना बवाल कराया उसने, क्योंकि उसे हिंसा के बल पर ही अपनी सत्ता डर कायम है। वो जीतने के बाद आखिर जीत गई थी तो 21 में इतनी हिंसा कराने की आवश्यकता क्या थी? वो हिंसा ये थी कि आगे के सालों के लिए भी तैयार रहो, अगर तुमने हमारे खिलाफ तनिक भी इस तरह की बातें की तो हम तुम्हारा दमन जीतने के तुरंत बाद ही करेंगे, ताकि तुम अगले 5 साल ये जो चुनाव अभी बीता है उसमें हिम्मत न कर सको। लेकिन एक बार फिर सैल्यूट करना बनता है लोगों को, बड़ा जो बंगाल के बाहर है मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। हम सारे लोगों को ये लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2021 में जो हिंसा हुई और बीजेपी ने जिस तरीके से बचाया नहीं आगे बढ़ के और ये नहीं किया, कहीं वहां की नाराजगी तो नहीं है। लेकिन बंगाल ने 2021 की उस हिंसा को झेलने के बाद उन पीड़ित परिवारों ने भी यह फीलिंग जिंदा रखी कि अगर हमारा कोई हितचिंतक हो सकता है तो वो भाजपा ही हो सकती है। बड़ी खून की कीमत पर यह सत्ता परिवर्तन करने जा रहा है वेस्ट बंगाल सर। इसलिए जिन लोगों को भी ये अजीब अजीब व्यंग मारने की शिकायतें होती हैं उन्हें अपनी शिकायतों को वापस लेना चाहिए और बंगाल के लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। जी जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इससे दिख रहा है कि आप ये देखें कि ममता दीदी को जैसे ही लगी आशंका है, तो वो धरना और घेराव ये सारा काम जो है, वो पहले से ही शुरू कर चुकी है। चाहे वो स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग रूम स्ट्रांग में रूम के घुसना हो सामने शुरू। और चाहे प्रदर्शन और करने हों, कुछ सारी बातें जो है वो शुरू कर चुकी पहले से। नहीं तो ठीक है सर, प्रधानमंत्री की गारंटी भी है कि सारी महिलाओं से जुड़े अन्याय की फाइल खोली जाएगी, तो व्यस्त रहने वाली है ममता भी, उनको भरपूर सड़क पर रहने का मौका। पहले जनता ने सड़क पर रखा है, अब उसके हुँ। बाद आने वाली सरकार उनको सड़क, और सड़क से अगर किसी कोर्ट, किसी उनको कोर्ट जाने का भी बड़ा शौक है सर। कोर्ट जाएंगी, कोर्ट के बाद हवालात, लकअप, तो वो भी व्यस्त रहेंगी और वो सरकार को भी व्यस्त रखेंगी, शुभेंदु को भी व्यस्त रखेंगी और खुद भी व्यस्त रहेंगी। ठीक है, अच्छा है सर, घर में बैठने से अच्छा काम व्यस्त ही रहें। तो अब आप ये भी बताइए कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में आगे के झगड़े के क्या चांसेज़ हैं? सर आज ही किसी ने मुझसे पूछा कि आपने पिछली बार अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को एक साथ एक फ्रेम में एक मंच पर कब देखा? तो पहले तो मुझे लगा कि अरे भाई चुनावी व्यस्तता है, पूरा घर एक ही जगह थोड़ी ना लगा रहेगा, अलग-अलग लगा रहता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि अब भतीजे और बुआ में इस बात के लिए रार चलेगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि इस 5 साल के बाद ममता बनर्जी राजनैतिक रूप से इतनी सक्रिय नहीं रह पाएंगी। आप चाहे आयु देख लें, वो दीर्घायु हों, ऐसा नहीं है, मैं कुछ और चाहता। लेकिन निश्चित तौर पर अब विरासत की लड़ाई वहां होगी, पार्टी पर कंट्रोल की लड़ाई होगी। हाँ, आईपैक जिस तरीके से ब्लंडर हुआ है, उसको लेके, क्योंकि आत्मचिंतन की स्थान तो नहीं हो सकता। आत्मचिंतन बैठ के करें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब वहां पर आगे निश्चित तौर पर अभिजीत ये प्रयास करेंगे कि अब पार्टी हमारे हाथ में आए, बुआ तुम रिटायर हो जाओ। अब बुआ कितना रिटायर होने के मूड में हैं कि नहीं है, क्योंकि बुआ तो पहले ही कह चुकी हैं कि बंगाल तो क्या, अब हम दिल्ली का राजनीति करेगा। तो मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी ने सारी सीटों पर उम्मीदवार उतार के भविष्य की प्रधानमंत्री या कोई इंडी अलायंस को लीड करे, क्योंकि ममता बनर्जी रही हैं सर, नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर तो यही रही। तो मान लीजिए यहाँ बेरोजगार हो जाती हैं तो फिर ये दिल्ली आएंगी, अब दिल्ली आएंगी तो फिर राहुल बाबा क्या करेंगे? क्योंकि राहुल बाबा तो
पैदाइशी पीएम हैं, वो कैसे ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी राहुल गांधी को बहुत ज्यादा स्नेह भी नहीं करती, ये भी सब है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों में इस बात के लिए टसल हो सकता है कि कौन कहाँ एडजस्ट होगा। बुआ दिल्ली जाएंगी, भतीजा कलकत्ता में ही रहेगा, क्योंकि भतीजे के पास उम्र है। लेकिन भतीजे को ये भी जानना चाहिए कि वेस्ट बंगाल की जनता जब किसी को एक बार निपटाती है तो 15-20 साल लगा देती है। तब तक भैया भी जो है 60-65 के हो जाएंगे। अभी इतने छोटे थोड़ी ना 18 साल के भतीजे साहब। तो सर ये भी तो है, बंगाल ऐसे थोड़ी ना कि रोटी पलटता है राजस्थान और हिमाचल की तरह हर 5 साल में, चलो 5 साल तुमको देखा, 5 साल तुमको देंगे। वो तो फिर देगा, तो फिर ममता को हटाते हटाते 15 साल लग गए, और डबल इंजन वाला भी आएगा तो उसको भी 15-18 साल लग जाएंगे। तो इंतजार लंबा है। रिवाइवल सत्ता से जाने के बाद बंगाल की राजनीति में किसी पार्टी को वापस आने के लिए एक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप देखें 2011 में सत्ता से जाने के बाद लेफ्ट आज न काडर बटा न कार्ड, कुछ नहीं बचा उनके पास। और वो बेचारे अब यही इसी इलेक्शन में इस मूड में थे कि इसको जाना है, इसलिए भाजपा को वोट कर दो। जो पहले आए हैं वो आए हैं, जो बचे थे उन्होंने भी इस बार चाहा है। तो ये अब कैसा तृणमूल का भविष्य रहेगा, क्योंकि बंगाल लंबे समय तक सत्ता से बाहर करने के बाद वहीं रोके रहता है। तो दिल्ली कलकत्ता मुझे लगता है, हालांकि मुझे कोई सड़क की लड़ाई नहीं नजर आएगी। ममता में और मायावती में मैं बड़ी सिमिलरिटी देखता हूँ। जिस तरीके से वो अपने भतीजे को कभी अंदर कभी बाहर, कभी समधी को बाहर, कभी फिर अंदर, फिर कहती हैं बाहर चले जाओ। तो ये इन लोगों में रहेगा, सड़क पर नहीं आएगा झगड़ा, क्योंकि परिवार की पार्टी है। अगर सड़क पर आ गया, जैसे 10 जनपद के झगड़े सड़क पर नहीं आते हैं सिर्फ इसीलिए कि फिर वो पार्टी परिवार आधारित पार्टी जो है वो उसको दिक्कत हो जाएगी। तो वही यहाँ भी होगा। सड़क पर तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं आएगा। अंदर जो भी चले सर, तो जिस दिन इनके घर में एंट्री मिलेगी या दाई वाई मेड वेड से इनके बात करेंगे कि भाई घर के अंदर क्या चल रहा है, तब पता चल पाएगा। क्योंकि मुलायम सिंह जी के यहाँ से तो खबर आ जाती थी कि भाई किसने किसको थप्पड़ मार दिया। लेकिन लेकिन यहाँ से थोड़ा मुश्किल है। अब इसके बाद में ये आपके 4 मई के बाद में फिर अगला तो उत्तर प्रदेश है और पंजाब है और उत्तराखंड है। बिल्कुल। अखिलेश जी को सबसे पहले तो राहुल गांधी पर खास नजर रखनी चाहिए। तेजस्वी को बिहार में निपटाए, ममता बनर्जी के खिलाफ सारी जगह उम्मीदवार उतारा। हाँ, 294 उम्मीदवार उतारे उन्होंने। तो ये देखना चाहिए अखिलेश भाई मतलब को। उन्होंने बीजेपी से भी ज्यादा उम्मीदवार उतारे। बीजेपी उतार में दिया। एक सीट पे शायद उम्मीदवार नहीं जा पाया था। क्या हुआ उसका कुछ नहीं, उसमें भी लेकिन कुछ उन्होंने टेक्निकल लोचा हुआ था। वो सिंबल उम्बल लेके देर से पहुंचा था या कुछ होता, नहीं तो उन्होंने तो मतलब 100% था। और बाकी रैली में राहुल भाई ने कह ही दिया कि भाई उन्होंने सबसे पहले, आप बात कर रहे हैं सर, ये तमाम जो पोल आ रहे हैं एग्जिट पोल, सबसे पहले भाजपा बंगाल में आ रही है इसकी घोषणा सुनाम धन्य आदरणीय राहुल गांधी भाई ने की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लेके आ रही हैं, और ये नहीं बताया बी कि टीम फिर है, ममता हाँ बनर्जी बी टीम है। हाँ बी टीम। और ये नहीं बताया कि तुम कौन सी टीम हो, ममता बनर्जी के खिलाफ उतरे रहे, तुमको क्या मतलब। बीजेपी ने कहा था अमित भाई ने, शाह ने, कि सब जगह वो उतार दो कैंडिडेट। स्टार कैंपेनर है वो बीजेपी के। इसलिए सबसे पहले घोषणा तो उन्होंने की है सर। तो अब योगी जी ने स्पेशल सेशन बुला के क्या दुंदुभी बजा दी है कि आ जाओ बेटा अब हम हैं। हाँ, कई सारे कुछ तो इसके काम है सर, इसलिए स्पेशल सेशन भी बुलाया है, क्योंकि कर्मचारियों के हित में बहुत सारे फैसले हैं। उसके बाद ये शिक्षा मित्रों से लेके और तमाम लोगों का जो एक उनके जो महीने वाले मिलते हैं पैसे, वो सैलरी तो नहीं है, कुछ और कहते हैं ये लोग, उसको ध्यान नहीं आ रहा, उसको बढ़ाया है। शिक्षा मित्रों का बढ़ाने वाले हैं, सफाई कर्मचारियों का बढ़ा, तो ये कई सारे डिसीजन हैं, इसके लिए भी लिया है। और तैयारी सर, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो थोड़ी सी एक आया था प्रदेश अध्यक्ष की इतनी लेट नियुक्ति, और जब आए भी प्रदेश अध्यक्ष जी तो वो थोड़ा लाइन लेंथ उनकी ठीक ठाक नहीं थी। तो मुझे लगता है कि उनको नेट प्रैक्टिस ठीक ठाक करा दी गई है। और मेरे पास जो फीडबैक है, तो अब पार्टी संगठन में ने उनको स्वीकार कर लिया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है भाजपा के लिए, मतलब ये महत्वपूर्ण बात है कि उनके अध्यक्ष को पार्टी संगठन को स्वीकारने में थोड़ा समय लगे। तो ये अपने आप में अनूठी बात है।
लेकिन उन्होंने भी लगभग पूरा उत्तर प्रदेश नाप लिया है एज ए अध्यक्ष। सारी जगह वो हो आए हैं, सब जगह। अब उनको कह सकते हैं कि जो स्टेट यूनिट ऑफ बीजेपी है, उसमें जो एक जंग लग गई थी साल से ऊपर अध्यक्ष न पाने का, तो वो अब एक टीम के रूप में तैयार है। बाकी सर इनके पन्ना प्रमुख का पन्ना तो आज तक मैं खोज रहा हूं, वो मिले नहीं सर। तो इस बार मैं सर ये कसम खा के बैठा हूं कि मैं इस बार 27 के विधानसभा चुनाव से कम अपने बूथ के पन्ना प्रमुख को मिलने का प्रयास करूंगा और उनके साथ एक सेल्फी लेके मैं सर, मेरा वादा है, मैं पोस्ट करूंगा। तो पन्ना प्रमुख की बात विशेष कुछ हुई नहीं पश्चिम बंगाल में, मैंने देखा। नहीं सर, लेकिन बूथ मैनेजमेंट अच्छा रहा है और ये तो अमित शाह जी ने पर्सनली किया है। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री